हेलो एंड वेलकम इन डबराल ट्यूशन क्लासेस। आप सभी का डबराल ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपने पिछले वीडियो से 100 बेस्ट फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आगे के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने आपके सामने लाए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर एंड कमेंट करिए। और जो भी क्वेश्चंस मैं ड्यूरिंग द वीडियो आपसे पूछता हूँ, आप उनके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में देना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये है। क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि ऑप्शन है कि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार एक स्थिर राशि है। बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग आंसर है, सॉरी, ये भी सही आंसर नहीं है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमानों में बहुत कम और बराबर में अधिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। नहीं, ये भी नहीं है। मोस्टली यहाँ पे आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है कि द्रव्यमान आखिर होता क्या है और भार होता क्या है ना। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है कि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, यहाँ पे जो पदार्थ द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है कि पदार्थ का परिमाण कितना है, उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनका मॉलिक्यूल मास कितना है, वो होता है द्रव्यमान। जबकि भार क्या होता है, भार किसी भी, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर है तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस पर एक फोर्स लगाती है और वही जो फोर्स होता है वही उसका भार होता है। गुरुत्वीय बल के कारण जो किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगता है वही उस वस्तु का पृथ्वी पर भार होता है। तो जो भार है, जो W है एक टाइप का क्या, W एक टाइप का फोर्स है जो किसी, जो अर्थ या अदर जो आपके जैसे प्लैनेट्स हैं उनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। जबकि जो मास है, द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान पदार्थ के अणुओं की जो अणुओं का परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, वो होता है मास। ओके, तो इसका राइट आंसर ये रहा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है जो इस टाइप से आप देख रहे होंगे साइड में। तो यहाँ पे एक लिफ्ट है जो पहली कंडीशन में तो स्टेबल है, न कहीं चल रही है, यानी स्टेबल है, ये बिल्कुल मूव नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो इस टाइम 0 है। और त्वरण 0 जब होता है तो हम एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है W बराबर m इंटू जी। जो भार होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ओके, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू जो गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इस टाइम इस जो ये लिफ्ट है और इसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, ये लिफ्ट स्टेबल है, इसकी न तो कोई चाल है, न वेग है, ना ही कोई एक्सेलरेशन है। तो इस टाइम एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन जब 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो जो वेट होगा वो वेट कैसा होगा, नॉर्मल वेट होगा। वेट ना तो ज़्यादा आपको महसूस होगा, ना वेट कम महसूस होगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में वेट कैसा है, नॉर्मल। अगर किसी इंडिविजुअल का वेट अगर 65 किलोग्राम है तो उस टाइम उसका वेट 65 ही रहेगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट स्लाइड ये वाली है, ये वाली इस स्लाइड में क्या है कि जो आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट ज़मीन से ऊपर मंजिल की तरफ चढ़ रही है, फ्लोर्स की तरफ चढ़ रही है। तो इस टाइम ये जो लिफ्ट है इसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जब
होता है एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन अभी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वेट निकालने के लिए यदि हमें इस व्यक्ति का वेट निकालना है कि इस व्यक्ति का इस टाइम वेट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, W बराबर mg, और प्लस में एक्सेलरेशन है और ऊपर की डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे mg के साथ a इस एक्सेलरेशन को जोड़ देते हैं। तो इस टाइम अब देखिए नॉर्मल वेट पहले था mg, और mg के साथ जब एक्सेलरेशन जुड़ गया तो ऑब्वियसली ये वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो उस टाइम जो वेट होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड जो थर्ड वाली कंडीशन है, ये वाली थर्ड वाली कंडीशन में जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है, नीचे आने पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और साथ ही में जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ ही है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो अगर हम वेट निकालना चाहते हैं तो वेट निकालते हैं W बराबर mg, और माइनस में करते हैं a, जो एक्सेलरेशन है ये वाला, इसको माइनस कर देते हैं किससे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। इसलिए अभी जो है वक्त जो इंडिविजुअल का वेट होगा वो आपको थोड़ा कम महसूस होगा, या उसको अपना वजन कम लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में वेट डिक्रीज होगा, वेट कैसा होगा, डिक्रीज होगा। इस कंडीशन में जो सेकंड वाली थी इसमें इंक्रीज होता है, फर्स्ट में नॉर्मल रहता है। ओके, और जो थर्ड वाली कंडीशन है जो यहाँ पे जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है जो a है वो इक्वल है किसके, g के, यानी जो इस टाइम एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम फॉर्मूला में क्या रखेंगे, सीधे डायरेक्ट W बराबर mg, है ना, W बराबर mg। और चूंकि a और g इस टाइम इक्वल है, यानी ये जब इंस्टेंटली आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है या जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। और इस कंडीशन में ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, ज़ीरो होगा, और इसलिए W बराबर m इंटू ज़ीरो बराबर वेट कितना होगा, ज़ीरो। यानी इस टाइम आपको वेट लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस टाइम आपका वेट शून्य हो जाएगा जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही हो बहुत तेज़ी से। और बहुत तेज़ी से कब, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल का जो वेट होगा वो वहाँ पे ज़ीरो होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन नॉर्मल वेट कब, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लिफ्ट स्टेबल है, तो उस टाइम जो इंडिविजुअल का वेट है वो नॉर्मल है। जब एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस टाइम जो यहाँ पे वेट होगा इंडिविजुअल का वो होगा इंक्रीज होगा वो, ठीक है। और जैसे ही लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कंडीशन में हो, डाउनवर्ड बोले तो एक्सेलरेशन और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन सेम हो, तो उस कंडीशन में जो वेट होगा वो डिक्रीज होगा। और जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से नहीं बल्कि जब रस्सी उसकी टूट जाए और वो धड़ाम से नीचे गिरे, तो उस टाइम एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, इट मीन्स ज़ीरो होगा। और ज़ीरो होने की कंडीशन में जो वेट होगा अंदर इंडिविजुअल को जो अपना वेट लगेगा वो एकदम शून्य लगेगा। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस थे, ये जो आपका मोस्ट लिफ्ट वाला क्वेश्चन था, बहुत रिपीट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और समझने वाली बात है पूरी, ठीक है। इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि W बराबर इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेकंड वाली कंडीशन है W बराबर mg प्लस a, और इस कंडीशन में W बराबर mg माइनस a, और यहाँ पे W बराबर mg, और यहाँ पर W बराबर होगा ज़ीरो।
तो किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर इसमें राइट ऑप्शन है कि उसका द्रव्यमान हो जाता है कांस्टेंट, उसका द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, किंतु जो वेट है वेट डिफरेंट हो जाता है। वेट डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जो वेट है, वेट जो डिपेंड करता है वो करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मून के कंपेयर में ज़्यादा है, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून की तरफ शिफ्ट करते हैं, मून की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये कम हो जाता है। कम कितना होता है? यहाँ पे 1/6 रह जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। इसलिए यहाँ पे जो वेट होगा, वेट कैसा होगा? वेट आपको कम महसूस होगा। कितना कम महसूस होगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 36 किलोग्राम है किसी सब्सटेंस का वेट। यदि आप इसको अर्थ से मून पे ले जाते हैं तो इसका वेट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 6 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि उसका द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो उसका ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? यस, इसमें राइट आंसर होगा कि उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मोमेंटम उसका डबल हो जाएगा। मोमेंटम डबल कैसे होगा? क्योंकि जो वेलोसिटी है, ये जो फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा 9th में कि P बराबर होता है mv, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के। तो यदि आप वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो फिर मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से जो राइट आंसर निकलता है वो है कि उसका मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। यहाँ पे साइड में आपके एक इमेज लगा रखी है मैंने एटमॉस्फेयर की, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये अर्थ है हमारी, ये वाली, दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर है ट्रोपोस्फियर, जिसको आप विक्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर एक ऐसा मंडल होता है, एक ऐसा स्फीयर होता है जहाँ पे जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेनिंग होना, क्लाउड वगैरह का लगना, ये सारी जो घटनाएं होती है, सारे जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके ट्रोपोस्फियर पे। अच्छा, ये जो है फर्स्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर जो तकरीबन 12 to 15 किलोमीटर होती है, 12 to 15 किलोमीटर, और ये 0 to 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर एंड 12 to 50 किलोमीटर होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर एक ऐसी लेयर है जहाँ पे आपके जो जेट इंजन्स हैं, जो जेट एयरक्राफ्ट हैं, वो जो है उड़ते हैं। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है सेकंड लेयर है। थर्ड लेयर है मीजोस्फियर जो आपको 50 से 80 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगा, ये मीजोस्फियर, या इसको मध्यमंडल कहते हैं। और इसी मीजोस्फियर में जो हमारे अंतरिक्ष से जो भी आकाशीय पिंड आते हैं वो इस लेयर में आके तकरीबन जल जाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर हुई, और ये जो स्ट्रेटोस्फियर सेकंड लेयर है। और जो नेक्स्ट है, जो फोर्थ लेयर है, वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर तो हमारी कहीं इन ऑप्शंस में तो है नहीं। थर्मोस्फेयर कहते हैं आयनोस्फेयर को ही थर्मोस्फेयर कहते हैं। अच्छा, ये अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है? ये तकरीबन 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर के बीच में आती है। 80 to 700 किलोमीटर के बीच में थर्मोस्फेयर वाला रीजन है, जिसको आप आयनोस्फीयर भी कहते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि आयनोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पे क्या है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो थर्मोस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, ज़्यादा रेडिएशन होने के कारण
यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस की फॉर्म में हैं, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। थर्मोस्फीयर मीन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ओके। और इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। आयनोस्फीयर इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयंस की फॉर्म में आपके सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। अच्छा, जो आयनोस्फीयर है वो हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक गॉड द्वारा दिया गया गिफ्ट है। यहाँ से हमारे सारे जो कम्युनिकेशन हैं अर्थ में वो होते हैं, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, टेलीविज़न कम्युनिकेशन हो गया, वो इसी लेयर से होते हैं। और इसी थर्मोस्फेयर की लेयर में जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे हमारी जो स्पेस एजेंसीज हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, वो जाके रुकते हैं कहाँ पे, थर्मोस्फेयर में। तो थर्मोस्फेयर से ही हमारा पूरा टेली कम्युनिकेशन होता है, पूरी संचार या कम्युनिकेशन हमारा सब कुछ होता है। इसीलिए थर्मोस्फेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। और ये जो है फोर्थ लेयर है, थर्मोस्फेयर कहते हैं, आयनोस्फेयर भी इसको कहते हैं। ज़्यादा रेडिएशन होने के कारण, ज़्यादा हॉट होने के कारण इसका नाम थर्मोस्फेयर है। आयनोस्फेयर इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो आपके सब्सटेंस हैं वो आयंस की फॉर्म में है, इसलिए इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि वायुमंडल की वह परत जो रेडियो वेव्स क्या करती हैं, हमारी कम्युनिकेशन का काम करती है। तो इन रेडियो वेव्स को पृथ्वी पर परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करने का जो काम करती है वो करती है आयनमंडल। रिफ्लेक्ट कैसे करेंगी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पे कोई रेडियो स्टेशन है, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो प्रोग्राम टेलीकास्ट होने के बाद क्या होगा, वो जो सिग्नल्स है वो जाते हैं सीधे जो आयनोस्फीयर में लगा हुआ सैटेलाइट है। सैटेलाइट पे जाने के बाद वहाँ से सैटेलाइट इनको फिर से रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे जहाँ पे जो रेडियो होगा या रेडियो बेस्ड कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वहाँ पर इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आयनोस्फीयर आपकी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो फोर्थ आंसर है वो है आयनोस्फीयर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, यस, पूर्ण सूर्यग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जो एक कंप्लीट जो सोलर एक्लिप्स होता है सूर्यग्रहण में, वो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा फोटोस्फीयर नहीं है, फोटोस्फीयर नहीं है, क्रोमोस्फीयर भी नहीं है, कोई भाग नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जो पार्ट दिखता है हमें वो है किरीट या कोरोना। जैसे यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है कोरोना, या इसको कहते हैं किरीट कहते हैं, या इसको सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट भी इसको कहा जाता है, ओके। अच्छा, ये तो आंसर की बात हो गई, लेकिन ये किरीट या कोरोना किस टाइप से कहाँ पे है, क्या इसकी पोजीशन है, क्या इसकी कौन सी लेयर में आता है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा हम जो सूर्य है, जो सन है, जो हमारे एनर्जी का सोर्स है, उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर उसमें एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो सन है, सन क्या है, एक हर्ट प्लेस है। हर्ट प्लेस है किसका, हमारे सोलर जो सिस्टम है उसका। क्यों हर्ट प्लेस क्यों है, क्योंकि यहीं से पूरी एनर्जी रिलीज होती है और पूरे ब्रह्मांड को ये एनर्जी मिलती है, ओके। और जो ये सन है, सन हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे के सेंटर में है। मिल्की वे जो दुग्ध मेखला जिसको कहते हैं, उसके सेंटर में ये है हमारा सन। और जो सन है, सन भी क्या करता है, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन को रोटेट कर रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वैसे ही आपका जो सन है, सन भी चक्कर लगाता है किसका, गैलेक्सी का। तो जो सन है वो एक पूरा परिक्रमण पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में। और इसी 25 करोड़ वर्ष को कहा जाता है कॉस्मोस ईयर, इसको कहते हैं कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मोस ईयर इसको कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पे
नॉर्मल सी कुछ चीज़ें थी जो आपने जानी। अच्छा, आगे क्या है, ये जो आपका सन है, सन तो एक स्टार है और स्टार्स मेनली बने होते हैं गैस के, तो ये गैसियस ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में इसका क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर में जो पार्ट इसका होता है वो होता है, फर्स्ट है इसका जो है कोर, जिसको हम कहते हैं क्रोड या कोर। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट है कोर। कोर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल लेयर है इस सन की, जिसको कहा जाता है, जिसको आप मान सकते हैं कि ये जो एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है सन का। कोर वाला पार्ट क्या है, सबसे इंटरनल पार्ट है। और सेकंड बात क्या है कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, किसका, सन का। यहीं से ही पूरी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर है तो वहाँ पे कुछ फ्यूल तो चाहिए, तो फ्यूल क्या होगा, फ्यूल यहाँ पे होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें, हीलियम में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि जो यहाँ पे जो सन है, सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो कंडीशन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू एनर्जी लार्ज अमाउंट में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, तो उस टाइम कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, और उस क्या प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, सन के कोर में। ओके, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है कनेक्टिव लेयर्स। कनेक्टिव लेयर्स क्या होती है, कनेक्टिव लेयर्स जो पाई जाती है, जैसे यहाँ पे ये कोर है, कोर के ऊपर यहाँ पे ये है कनेक्टिव लेयर्स, ये वाला पार्ट, ये पूरा कनेक्टिव लेयर्स का पार्ट है। तो कनेक्टिव लेयर्स कोर के ऊपर वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे जो एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रही है अंदर, इंटरनल जो लेयर है कोर से, वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका कन्वेंशन, उसका संवहन इसी लेयर के थ्रू बाहर होता है। तो कनेक्टिव लेयर्स का ये इम्पोर्टेंट रोल है। थर्ड है कि जो फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर क्या है, फोटोस्फेयर सूर्य का वो पार्ट है जो आपको दिखाई देता है। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा है, कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि सूर्य का जो भाग दिखता है उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं फोटोस्फेयर। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज में ऐसा जूम करके, कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है फोटोस्फेयर का पार्ट। ओके, ये है फोटोस्फेयर जो आपको दिखता है, फोटोस्फेयर। और यहीं से ही जो रेडिएशन होती है, सारी रेडिएशंस क्या होती है, एमिट होती है, सारी रेडिएशन फैलती है यहीं से, फोटोस्फीयर वाले पार्ट से। फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल भी कहते हैं। ओके, अच्छा, ये तो तीन पार्ट हो गए कि फोटोस्फीयर क्या है, कनेक्टिव लेयर्स क्या है, एंड कोर वाला रीजन क्या है। अगर हम बात करें कि सोलर का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा सन है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, तो उसके एटमॉस्फेयर में दो लेयर्स आपको प्रेजेंट मिलेंगी। और वो दो लेयर्स कौन सी हैं, वो दो लेयर्स हैं आपकी, फर्स्ट है क्रोमोस्फेयर्स, और सेकंड जो लेयर है वो है कोरोना। यस, फर्स्ट है क्रोमोस्फेयर और जो सेकंड है वो है कोरोना। ओके, तो क्रोमोस्फेयर क्या होता है, क्रोमोस्फेयर जो होता है वो होता है, ये फोटोस्फेयर के ऊपर वाला पार्ट होता है क्रोमोस्फेयर, और मेनली ये मेडअप बना हुआ होता है वो हाइड्रोजन का। और क्रोमोस्फियर के ऊपर वाला पार्ट वो होता है कोरोनल। जैसे ये क्रोमोस्फियर यहाँ पे दिखा रखा है, क्रोमोस्फियर यहाँ पे, ये वाला, ये क्रोमोस्फियर है यहाँ पे, और ये है नीचे का कोरोनल पार्ट। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये नीचे आप देख रहे होंगे, तो ये कोरोनल पार्ट है ये वाला, और ये वाला है क्रोमोस्फेयर पार्ट। तो जो कोरोना जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो सूर्य का मुकुट या किरीट और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई देता है, वो यही कोरोनल पार्ट है। इस कोरोनल पार्ट से जब सूर्य ग्रहण लगता है तो एटमॉस्फेयर में एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए आपको जब भी कभी सूर्य ग्रहण होता है तो आपको सजेशन दिया जाता है कि आप क्या ना करें, आप जो है सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से ना देखें, क्योंकि यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, और एक्सरेज बैक हो गया, एक्सरेज आपकी जो आइज़ है उसके लिए अच्छी नहीं होती हैं। एक्सरेज क्या होती हैं, एक्सरेज होती हैं
एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम होती है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की बीम। और जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोड्यूस होते हैं, एक एपरेटस होता है उसका नाम है कुलीज ट्यूब। कुलीज ट्यूब के थ्रू ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हीं को हम एक्सरेज कहते हैं। एक्सरेज की खोज किसने करी थी? रोंटगेन ने। रोंटगेन एक साइंटिस्ट थे, रोंटगेन ने एक्सरेज की खोज करी थी। ओके, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपने बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मेरे साथ देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपके अदर क्वेश्चंस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण को की न्यूनतम दूरी नहीं, जो यदि किसी इंडिविजुअल को अपना पूर्ण कंप्लीट इमेज देखनी है तो जो प्लेन मिरर होगा उस प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लेन मिरर उसको कहते हैं कि जिसका जो परावर्तक सतह होता है ना वो प्लेन होता है, यानी समतल होता है। और इस प्लेन से जो किरण है, प्रकाश किरण को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसके पीछे वाले पार्ट पर, पीछे वाली सरफेस पर या तो सिल्वर हो गया और या तो फिर Hg यानी मरकरी या पारा इसका लेप कर दिया जाता है, ताकि यहाँ से जो रेडिएशन आए, जो प्रकाश किरण आए, वो टकरा कर वापस चली जाए। और जब रिफ्लेक्शन होगा तभी तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, है ना। तो प्लेन मिरर वो मिरर है जिसका जो परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है, वो कैसा होता है? प्लेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो अगर आप ना पूरा इमेज देखना चाह रहे हैं तो जो प्लेन मिरर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो उसकी लेंथ होनी चाहिए उस इंडिविजुअल की आधी, है ना। यदि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आदमी 6 मीटर का है, यदि कोई ह्यूमन 6 मीटर का है तो उसको अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो शीशा उसको चाहिए, जो प्लेन मिरर उसको चाहिए, वो तकरीबन 3 मीटर का होना चाहिए, तब जाके वो अपनी कंप्लीट इमेज को देख पाएगा। तो यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं है। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि किसी ह्यूमन की लेंथ, यदि किसी इंडिविजुअल की लेंथ अगर कुछ भी है तो उसकी हाफ होनी चाहिए प्लेन मिरर की लेंथ, तभी जाके वो अपना कंप्लीट इमेज उस प्लेन मिरर में देख पाएगा। तो ओके, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हों तो आपका प्रतिबिंब आपको किस वेग से आएगा? प्लेन मिरर की एक खास बात होती है कि यदि एक ये मिरर है, इस मिरर के और यदि कोई इंडिविजुअल, इस मिरर की ओर यदि कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ऐसा करके, यदि ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है मिरर की तरफ, तो मिरर में जो उसका इमेज दिखेगा ना वो आपको दिखेगा कितना? 2v वेलोसिटी से आता हुआ। यदि आप प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं तो जो इमेज आपको दिखेगा प्लेन मिरर में वो आपको डबल वेग यानी 2v वेग से आता हुआ दिखेगा। तो नॉर्मली आप समझ लीजिए यहाँ पे कि यदि ये कोई आदमी है और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से मिरर की तरफ आ रहा है, तो इसका जो है अपना जो इमेज होगा, अपनी जो उसकी इमेज होगी, उसकी इमेज जो है उसको कैसे लगेगी? उसकी इमेज उसको लगेगी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसको आती हुई नजर आएगी, यानी जो वेलोसिटी होगी उसको डबल लगेगी उसकी प्रेजेंट वेलोसिटी से। तो ये भी एक खास बात होती है प्लेन मिरर की कि यदि कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से तो इमेज में वो 2v वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। ओके, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का अगर आपको वास्तविक दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब, आपने देखा होगा कि जो उत्तल दर्पण है ये आभासी और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी जो वर्चुअल एंड
इरेक्ट, है ना। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो जब भी आपको अपना वास्तविक प्रतिबिंब देखना हो तो आपको कौन से मिरर का यूज़ करना होगा, आपको कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का यूज़ करना होगा अपनी इमेज देखने के लिए। ओके, ठीक। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु जो रियर मिरर लगा होता है, किसमें, आपकी व्हीकल्स में, तो उसका रोल क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो उसका काम ये होता है कि वो आपको पीछे का जो विज़न है उसको क्या दिखाए, उसको आपको आगे वाले मिरर पे दिखाए। उस जो ये वाला जो है ना आपका, ये वाला जो गाड़ी में लगा हुआ मिरर है, इसका काम ये होता है कि जो पीछे का जो विजन है उसको छोटा करके और चौड़े फॉर्म में आपके सामने दिखाए। यानी ये क्या करता है, बड़े को छोटा दिखाने का काम करता है। और ये मिरर कौन सा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर या अवतल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमेशा क्या करता है, ये दिखाता है जो बिग है उसको स्मॉल करके दिखाता है, ठीक है। बिग को स्मॉल करके दिखाएगा तो आपको फ़ायदा क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पीछे एक गाड़ी है, यदि वो पूरी गाड़ी को आपके सामने दिखा देगा तो आप गाड़ी की इधर उधर का व्यूज़ कैसे देख पाएंगे। इसलिए आपको एक ऐसे मिरर की ज़रूरत है जो उस गाड़ी को छोटा दिखाए और साथ ही में जो बैक का जो पूरा सीन है वो आपके सामने प्रेजेंट करे। तो इसलिए यहाँ पे जो मिरर का यूज़ किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ऑप्शन में देखिए, समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण नहीं, सिलिंड्रिकल भी नहीं, यहाँ पे लगा हुआ होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट का दर्पण कैसा होता है, डेंटिस्ट का दर्पण कैसे होता है। डेंटिस्ट का जो मिरर होता है वो किस टाइप का होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपना दांत को चेक करवाने के लिए, तो यहाँ पे उसके पास इस टाइप का एक मिरर होता है और इस मिरर को आपके माउथ के अंदर या माउथ के बाहर आपके जो दांत हैं, टीथ्स हैं, उनको देखने के लिए यूज़ में लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो उत्तल लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका आपको पता चल गया कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको क्या करेगा, बिग से स्मॉल में कन्वर्ट करेगा, बड़ी पिक्चर को छोटी करके देगा। जबकि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस वो क्या करता है, वो आपके जो स्मॉल चीज़ें होंगी उनको मैग्नीफाई करके बिग, बड़े साइज में दिखाता है, ठीक है ना। तो एक दंत चिकित्सक क्या चाहेगा कि उसको दांत बड़े बड़े दिखें, तभी जाके आप उसको प्रॉब्लम का पता चलेगा, तभी जाके वो अंदर जो डिजीज़ है उसको डायग्नोस कर पाएगा। इसलिए दंत चिकित्सक के पास जो भी आपके मिरर होता है, उस मिरर में जो मिरर उसके पास होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एम होता है कि जो आपके दांत हैं उनको बड़े साइज़ में देखना। बड़े साइज़ देखने के लिए हम उसको रिकमेंड करेंगे कि आप क्या करो, आप उसमें कौन सा मिरर लगाओ, आप उसमें लगाओ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों लगाओ, क्योंकि ये जो है स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बिग पिक्चर्स में कन्वर्ट करके आपके सामने रखेगा। इसलिए डेंटिस्ट के पास जो होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किसके थ्रू किया जाता है। जो अर्थ है, अर्थ की जो एजिंग है वो कैसे की जाती है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उसका नाम है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अर्थ की जो एज है उसको मेज़र करते हैं। अप्रॉक्सीमेट अर्थ की एज कितनी होगी वैसे मुझे क्लियर तो है नहीं, लेकिन 4 करोड़ तकरीबन है, 4 करोड़। तो हमने कैसे निकाली है, तो हमने यूरेनियम डेटिंग से ही निकाली है। और जो कार्बन डेटिंग होती है या कार्बन 14 जो डेटिंग होती है, वो डेटिंग यूज़ की जाती है फॉसिल्स, जैसे आपके जीवाश्म होते हैं फॉसिल्स, एंड जो रॉक्स होती हैं, फॉसिल्स एंड रॉक्स की एज को पता करने के लिए की जाती है कार्बन डेटिंग। और जो अर्थ की एज पता करने के लिए वो की जाती है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका
एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 235 होता है। इसके दो आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप आप समझते होंगे जिनके जो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एक 92 यूरेनियम 235 है और जो दूसरा आइसोटोप है 92 यूरेनियम 238। दो आइसोटोप होते हैं यूरेनियम के, ठीक है। और यूरेनियम की जो अर्ध आयु है उसी के बेस पे वही इसका बेस होता है जिसके आधार पर हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड है कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर, विमंदक का मतलब होता है मॉडरेट करना। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है कि किसी भी स्पीड को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, मॉडरेट कर रहे हो। तो मॉडरेटर का काम इस न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका होता है, कौन करता है? बेसिकली सबसे पहले आंसर तो ये है, मॉडरेटर का काम यहाँ पे होता है एक तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आप जानते होंगे, ग्रेफाइट होता है कार्बन का एक एलोट्रोप और ये गुड कंडक्टर ऑफ किसका है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि जो दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर देखें तो ग्रेफाइट बहुत नॉन मेटल्स में आप गिन सकते हैं उसको। अगर आप एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि मेटल कठोर होते हैं तो उस वाली जो कैटेगरी है उस क्राइटेरिया पे ग्रेफाइट उतरता नहीं है, लेकिन इसको एक मेटल समझा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, लेकिन जो आपका दूसरा है डायमंड, डायमंड क्या करता है? डायमंड कठोर होता है और कठोर होने के बाद भी इसको मेटल में हम नहीं रखते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को या आपकी जो हीट है उसको ट्रांसफ़र नहीं करता है, इसलिए। तो ग्रेफाइट है, एक ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है और एक कैडमियम की रॉड्स होती हैं, कैडमियम की रॉड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही में D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास तकरीबन 20 होता है जहाँ तक मुझे आइडिया है, 20 D2O। तो ये 3 हैं मॉडरेटर जिनका यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि रिएक्शन अनकंट्रोल ना हो और रिएक्टर को कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए इन मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है। ये मॉडरेटर करते क्या हैं? ये मॉडरेटर जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं, जो जैसे ये कोई न्यूट्रॉन है, फर्स्ट न्यूट्रॉन ये आपका यूरेनियम का मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रॉन जैसे यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स और लेड वगैरह अदर मेटल रिलीज होते हैं। तो जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं ये तो आपने खुद देखा होगा, और ये वाले हैं ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं। तो इन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है उनको कम करता है। स्पीड को कैसे कम करता है? क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी जो स्पीड है उसको धीमा कर देते हैं। इस टाइप से ये मॉडरेटर काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर उसके फादर कहा जाता है किसको? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इन्होंने फर्स्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया था। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा कहाँ पे लगाया जाएगा? फ्यूज़ हमेशा उस कंडीशन में लगाया जाता है, उस वायर पे लगाया जाता है जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। और गर्म तार पे क्यों लगाएंगे उसको? विद्युत परिपथ में जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा गर्म तार पर ही लगाया जाता है। गर्म तार पे क्यों लगाया जाता है? ताकि जब भी आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स है उसमें अगर लोड बहुत ज़्यादा आ जाए तो ये वायर ब्रेक डाउन हो जाए और ये जो फ्यूज़ है वो ब्रेक डाउन होकर सर्किट को ब्रेक कर दे, ताकि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उसको हार्म ना हो। इसलिए हमेशा जो फ्यूज़ होता है, जैसे इमेज में आप देख रहे होंगे आपके घरों में लगा हुआ होगा इलेक्ट्रिक मीटर्स में, तो वहाँ पे जो फ्यूज़ है वो जो है गर्म तारों पर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि फ्यूज़ के तार का पदार्थ। फ्यूज़ के तार का पदार्थ, उसकी क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी मीन बाय उसकी जो गुणवत्ता क्या होती है ना। तो फ्यूज़ का तार हमेशा कैसे होगा? फ्यूज़ का तार हमेशा उच्च प्रतिरोध का होता है और निम्न गलनांक वाला होता है।
अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपको क्यों चाहिए? क्योंकि यदि आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं, इन इलेक्ट्रिक वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा होने पर क्या होगा, जो आपने बीच में फ्यूज़ लगा रखा होगा वो इस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में क्या करेगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा, यानी ये इसका रेजिस्टेंस करेगा, रेजिस्ट करेगा इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे जाने के लिए। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने से वायर क्या हो जाती है, आपको पता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से वायर गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। और गर्म होने पर, अच्छा, वायर अगर गर्म हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वायर यदि गर्म हो गई और हमारा फ्यूज़ यदि लो मेल्टिंग पॉइंट का है, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर ही फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, तो उसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि जैसे वायर गर्म हो जाएगा वैसे ही जो फ्यूज़ की जो वायर्स होंगी अंदर की, इस टाइप से फ्यूज़ की जो वायर्स होंगी ये वाली, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ये टूट जाएंगी और हमारा जो सर्किट है वो सेफ हो जाएगा। इसलिए उच्च प्रतिरोध का होना ज़रूरी है और निम्न गलनांक का होना ज़रूरी है। उच्च प्रतिरोध का इसलिए ताकि जो है क्या हो, सर्किट जल्दी से गर्म हो जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो इक्विपमेंट में। और निम्न गलनांक का क्या है कि जल्दी से जल्दी सर्किट को ब्रेक किया जाए ताकि आपके इक्विपमेंट ज़्यादा हार्म उनके लिए ना हो। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आपके घरों में लगी हुई होती है, अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले तक थी, ये अभी भी होगी कहीं पे। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब का यूज़ किया जाता है रोशनी के लिए, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो भरी जाती है क्या, वो भरी जाती है लो प्रेशर पर ऑर्गन की वेपर को यहाँ पे भरा जाता है इसको जलाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक धात्विक लक्ष्य या टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण कौन सी है? उच्च ऊर्जा युक्त यानी हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सरेज। हमने अभी बात की थी कि एक्सरेज क्या होते हैं। एक्सरेज एक हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हीं को एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की थी, ठीक है ना, और कूलिज ट्यूब के थ्रू इनको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूरेनियम 235 नाभिक में न्यूक्लियस कितने होंगे? तो आपको पता है कि जो आपका एटम होता है, एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो समझ लीजिए कि 92 यूरेनियम 235 की बात हो रही है, 235 की बात हो रही है, तो 92 तो उसमें हो गए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब 235 में से यदि आप 92 को घटा देते हो तो आपको 146 का डेटा मिलेगा। और 146 इसमें टोटल क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हो कि 92 प्रोटॉन्स, 146 न्यूट्रॉन्स एंड 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पूछ रहा है कि 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस में 235 प्रोटॉन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। और 235 न्यूट्रॉन्स होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। 235 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बल संख्या, यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इनका जो टोटल मास होता है वो 235 होता है। इसको कहते हैं एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इनको समझिए और कॉपी में नोट करते रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के हमारे ये इतने क्वेश्चन से, आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम आगे आपके लिए लेते आएंगे और आपकी तैयारी इसी टाइप से चलती रहे। आप इन क्वेश्चन को नोट करते रहिए और साथ ही में रिवाइज भी करते रहिए। और जो क्वेश्चन मैंने बीच में आपको दिया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करिए। ओके, सो थैंक्स लॉट, और बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।